दोस्तों, चैप्टर 1 बेसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी इन टैली प्राइम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो यहाँ नीचे गिवन है नंबर, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। इसमें पहले देखिए आप कंटेंट क्या क्या है इस चैप्टर 1 में, ये सब कुछ गिवन है। हर चैप्टर के स्टार्टिंग में उस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट कवर होंगे वो दिया हुआ होगा। अभी हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट है, व्हाट इज टैली प्राइम। टैली प्राइम इज ए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली प्राइम क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है which is usually used to calculate a company's financial transactions in business। टैली प्राइम क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको यूज किया जाता है कंपनीज के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। टैली इज यूज टू मैनेज द स्टॉक्स ऑफ गुड्स इन ए कंपनी टू प्रोटेक्ट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। टैली को यूज किया जाता है किस लिए? मैनेज करने के लिए। क्या मैनेज करने के लिए? स्टॉक ऑफ गुड्स इन ए कंपनी। कंपनी के अंदर में जो गुड्स हैं, गुड्स मीन्स माल, जो माल पड़े हैं उसके स्टॉक को मैनेज करने के लिए टैली का यूज किया जाता है। और किस लिए यूज किया जाता है? टू प्रोटेक्ट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स। उस गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर हुए हैं, जो खर्चे हुए हैं, उसको भी मैनेज करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर का यूज किया जा सकता है। एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको भी मैनेज करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। टैली प्राइम, नेक्स्ट लाइन हम रीड करेंगे। टैली प्राइम डेवलप्ड बाय टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड सॉफ्टवेयर कंपनी हुज हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन बेंगलोर। It is usually used for small and medium type businesses। टैली प्राइम डेवलप किया गया है टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है जिसके द्वारा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का डेवलप किया गया है। सॉफ्टवेयर कंपनी है एक टैली प्राइम। इस लाइन को फिर से पढ़ेंगे। टैली प्राइम डेवलप बाय टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। टैली प्राइम डेवलप किया गया है टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इट इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल एंड मीडियम टाइप बिजनेसेस। यह टैली सॉफ्टवेयर नॉर्मली यूज किया जाता है स्मॉल एंड मीडियम टाइप के बिजनेसेस जो होते हैं उनके द्वारा नॉर्मली टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। क्योंकि जो बड़े कंपनियां होती हैं दोस्तों, वो बड़ी कंपनियां जो लार्ज स्केल पे काम करती हैं, उनके पास काफ़ी वो फाइनेंशियली साउंड होते हैं, उनके पास काफ़ी पैसे होते हैं, तो वो अपना सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करवाते हैं। वो आउटसाइडर सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। उनको डर होता है कि कहीं उनका इन्फॉर्मेशन का गलत यूज ना हो जाए, या टैली प्राइम सॉफ्टवेयर जो है उनका बिजनेस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बड़ी कंपनियां के लिए ये सफिशिएंट नहीं होता ये सॉफ्टवेयर। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, जिनके पास काफ़ी पैसे होते हैं, वो अपना सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करवाती हैं और उस पर वर्क करते हैं। बट जो भी स्मॉल एंड मीडियम टाइप के बिजनेसेस हैं, जो मीडियम टाइप के बिजनेसेस होते हैं, जो बहुत बड़ी अभी कंपनी नहीं बनी हैं, तो वो नॉर्मली टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है? बेसिक टर्म्स क्या है अकाउंटिंग के, इसको जानना बहुत ज़रूरी है टैली प्राइम को यूज करने से पहले, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप अच्छे से समझ सकेंगे और अकाउंटिंग का एंट्री एज एन अकाउंटेंट एंट्री आप कर सकेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है दोस्तों? आपसे कोई पूछेगा अकाउंटिंग क्या है तो आप क्या रिप्लाई करेंगे? Accounting is a systematic process of recording, summarizing, analyzing, and interpreting financial transactions and business activities of a company or organization। फर्स्ट लाइन को समझते हैं।
अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक प्रोसेस है किस चीज़ का? रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ ए कंपनी। अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का, समराइज करने का, एनालाइज करने का, इंटरप्रेट करने का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एंड बिजनेस एक्टिविटीज़ को जो कि एक कंपनी का होता है उसको रिकॉर्ड करने का, समराइज करने का, एनालाइज करने का, इंटरप्रेट करने का, ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है, उसी को अकाउंटिंग कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स या शामिल करता है क्या? मेंटेनिंग एक्यूरेट एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग में और क्या शामिल किया जा सकता है कि यह मेंटेन करता है एक्यूरेट एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो भी कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उसको यह एक्यूरेसी के साथ और डिटेल के साथ इसको मेंटेन करता है, प्रिपेयर भी करता है। क्या प्रिपेयर करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस रिकॉर्ड को यूज करके, और प्रोवाइड करता है, क्या प्रदान करता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पज। ओके, तो टैली सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि वो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे उसको रिकॉर्ड करेगा, फिर उसको मेंटेन करेगा एक्यूरेसी के साथ, डिटेल्स में, फिर उससे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा टैली सॉफ्टवेयर, और फिर क्या प्रदान करेगा? एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिससे कि स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो डिसीजन ले सकें। स्टेक होल्डर्स मीन्स क्या? स्टेक होल्डर्स में लगभग सभी लोग शामिल होते हैं जो भी उस बिज़नेस से रिलेटेड हैं। जैसे मान लीजिए उस बिज़नेस का कोई इन्वेस्टर है, वो भी स्टेक होल्डर में आएगा। जो उस कंपनी का मैनेजमेंट है वो भी स्टेक होल्डर में आएगा। तो ये सभी जो हैं स्टेक होल्डर्स डिसीजन लेंगे उसी रिपोर्ट पे जो कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराएगा, या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराएगा। उस इंफॉर्मेशन पे, उस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करके डिसीजन लिया जा सकता है। तो अकाउंटिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का, समराइज करने का, एनालाइज करने का, इंटरप्रेट करने का, क्या? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑन बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इट इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग एक्यूरेट एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यह मेंटेन करेगा एक्यूरेट और डिटेल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, प्रिपेयर करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, किसे? स्टेक होल्डर्स को, ताकि वो एक अच्छे डिसीजन ले पाएँ और बिजनेस का ग्रोथ पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रेड। दोस्तों ट्रेड क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ट्रेड रिफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग इनकम एंड प्रॉफिट। ट्रेड क्या होता है कि हम किसी भी गुड्स को बाई या सेल करते हैं या सर्विसेज को बाई या सेल करते हैं, किस पर्पज के लिए? ताकि हम कुछ इनकम जनरेट कर सकें और कुछ प्रॉफिट कमा सकें, तो इसको हम ट्रेड कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन टिपिकली इन्वॉल्व providing a service or expertise to others and may include fields such as medicine, law, engineering, teaching और accounting among others। दोस्तों प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन में क्या होता है कि दोस्तों इसमें प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन टिपिकली इन्वॉल्व करता है सर्विसेज को, एक्सपर्टाइज टू अदर्स एंड में इंक्लूड फील्ड सच एज मेडिसिन, लॉ, इंजीनियरिंग, टीचिंग और अकाउंटिंग अमंग अदर्स। दोस्तों प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन है कि जहाँ पर एक एक्सपर्ट लेवल का जो नॉलेज का नीड होता है उस सर्विस को प्रोवाइड करने का, उसको प्रोफेशन कहते हैं। उस सर्विस को जब प्रोवाइड किया जा सकता है वो एक प्रोफेशनल के द्वारा ही किया जा सकता है। ऐसे सर्विसेज क्या होते हैं? बिजनेस तो होते हैं लेकिन इनको प्रोफेशन कहते हैं। जैसे कि अकाउंटेंट हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट हो गए, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर हो गए, ये सब क्या है? ये सब प्रोफेशन है। प्रोफेशन क्यों है? क्योंकि इसमें एक एक्सपर्ट लेवल नॉलेज की नीड होती है, इसमें एक डिग्री की नीड होती है, तो ऐसे सर्विसेज को प्रोफेशन कहते हैं। बिजनेस क्या है?
दोस्तों नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे बिजनेस क्या है। बिजनेस इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। बिजनेस क्या है? ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। अगर हम गुड्स और सर्विसेज का प्रॉफिट के लिए लेन देन करते हैं तो वो बिजनेस कहते हैं। ये बिजनेस आप कॉमन सेंस में आप समझते होंगे कि बिजनेस क्या है, इसलिए इसको डिटेल में हमने बहुत डिस्क्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो इसको अभी आगे और अच्छे से समझेंगे। एक बार हम रिवाइज कर सकते हैं अकाउंटिंग का क्या है, समझ गया होगा आप, इसको ऑलरेडी रिकॉर्ड 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ। ट्रेड और प्रोफेशन में अंतर क्या है ये समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, ट्रेड क्या होता है कि हम जब गुड्स का या सर्विस का ट्रेड करते हैं प्रॉफिट या इनकम के लिए, तो उसको ट्रेड करते हैं। यहाँ पे सर्विस का क्या मतलब है? सर्विस में जैसे आप मान लीजिए आप लेबर सप्लायर हैं, लेबर सप्लाई करते हैं किसी कंपनी को, या इस तरह सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे प्रोफेशनल लेवल की नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ पर एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज की नीड नहीं होती, तो उसका बाय या सेल करते हैं तो आप उसको ट्रेडिंग बोलेंगे, उसको ट्रेड बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो प्रोफेशन में जो सर्विसेज यूज़ किया जाता है वहाँ पर एक स्किल्स की नीड होती है, वहाँ पे एक एक्सपर्ट लेवल के नॉलेज की नीड होती है। तो ऐसे सर्विसेज का जब हम ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इनकम के लिए या प्रॉफिट के लिए, तो उसको प्रोफेशन बोलते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स का सर्विस हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट का सर्विस हो गया, इंजीनियर का सर्विस हो गया, या टीचर का हो गया, अकाउंटेंट का हो गया। तो ऐसे सर्विसेज को हम प्रोफेशन बोलते हैं। बिजनेस क्या है? बिजनेस में ये सभी ट्रेड प्रोफेशन भी दोनों सभी शामिल हो जाएंगे। बिजनेस उसे बोलेंगे जहाँ पर हम एक्सचेंज करेंगे गुड्स या सर्विस का प्रॉफिट के पर्पज़ के लिए। ओके, नोट क्या है? नोट 1 ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेड एंड प्रोफेशन आर पार्ट ऑफ बिजनेस, जो कि मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस में ट्रेड एंड प्रोफेशन दोनों शामिल हो जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टर्म है ऑनर। क्या होता है? ऑनर होता है एक पर्सन और ग्रुप ऑफ ए पर्सन हु ऑपरेट द ट्रेड्स, इन्वेस्ट कैपिटल इन बिजनेस एंड ऑल्सो बियर हिज लॉसेज इन बिजनेस। ऑनर क्या होता है? एक पर्सन होता है या ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो कि ऑपरेट करता है ट्रेड को, जो इन्वेस्ट करता है कैपिटल को बिजनेस में और लॉस भी बियर करता है बिजनेस में। तो ऑनर का क्या मतलब है? ऑनर एक ग्रुप होता है, ऑनर एक पर्सन होता है या ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो ऑपरेट करता है किसी भी बिजनेस के ट्रेड को, या इन्वेस्ट करता है कैपिटल को अपने बिजनेस में, या प्रॉफिट के लिए वो जिम्मेदार होता है और लॉस के लिए भी वो जिम्मेदार होता है, तो वो ऑनर कहलाता है। नोट क्या है? इफ़ ऑनर इज ए सिंगल पर्सन देन कॉल्ड हिम प्रोप्राइटर। अगर ऑनर कोई एक पर्सन है, मान लीजिए आपने कोई दुकान खोल के बैठ गए, तो उसको प्रोप्राइटर बोलेंगे। अगर इफ़ ऑनर इज 2 और मोर देन 2 पर्सन देन कॉल्ड द पार्टनर्स। अगर ऑनर एक से अधिक पर्सन है तो उसको पार्टनर्स बोल देंगे। मान लीजिए 2 लोगों ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया, उसको पार्टनर बोलेंगे। नोट 3 क्या है? इफ ऑनर इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन और कंपनी देन कॉल्ड देम शेयर होल्डर्स। दोस्तों जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करते हैं उस सिचुएशन में शेयर होल्डर टर्म आता है। इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, मान लीजिए 2 लोग या 2 से अधिक लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, तो उस ऑनर को क्या बोलेंगे? उनको हम शेयर होल्डर बोलेंगे। तो प्रोप्राइटर क्या होता है? एक सिंगल ऑनर होता है अपनी कंपनी का। पार्टनर्स क्या होता है? जहाँ पे 2 लोग होते हैं या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो उसको पार्टनर बोलते हैं। लेकिन जो कंपनी रजिस्टर होती हैं वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, पूरा ग्रुप ही होता है, तो वहाँ पर हम उनको शेयर होल्डर बोलते हैं। तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आया होगा। हम आगे और समझते हैं कि गुड्स क्या होता है। गुड्स refers to the physical product और commodities that are bought and sold। गुड्स क्या होता है? एक फिजिकल प्रोडक्ट होता है या कमोडिटी होता है जिसको खरीदा या बेचा जाता है, उसको गुड्स कहते हैं, उसको माल कहते हैं। जैसे कि रेडीमेड क्लॉथ हो गया, रॉ मटेरियल हो गया क्लॉथ का। तो ये खरीदने और बेचने के पर्पज़ से जो प्रोडक्ट यूज किया जाता है, जो कमोडिटी यूज किया जाता है, उसको दोस्तों गुड्स बोलते हैं। परचेज क्या होता है? परचेज एक्ट ऑफ बाइंग गुड्स और सर्विसेज फॉर सेलिंग पर्पज इज कॉल्ड परचेज।
परचेज कैन बी कैश और क्रेडिट। दोस्तों परचेज क्या कहलाएगा? एक्ट ऑफ बाइंग गुड्स और सर्विसेज फॉर सेलिंग पर्पज इज कॉल्ड परचेज। परचेज कैन बी कैश और क्रेडिट। परचेज क्या होता है दोस्तों? एक्ट ऑफ बाइंग गुड्स और सर्विसेज फॉर सेलिंग पर्पज इज कॉल्ड परचेज। जब हम किसी गुड्स या सर्विस को खरीदते हैं, किस लिए? ताकि हम उसको बेच सकें। मतलब बेचने के पर्पज से अगर हम किसी गुड्स को या सर्विस को खरीदते हैं तो उसको हम परचेज बोलेंगे। परचेज कैन बी कैश और क्रेडिट। परचेज कैश भी खरीदा जा सकता है, मतलब आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को आप कैश भी खरीद सकते हैं या क्रेडिट बेस पे भी खरीद सकते हैं। इसको एक बार डिटेल में समझते हैं कि परचेज क्या होता है। परचेज एक्ट ऑफ बाइंग गुड्स और सर्विसेज फॉर सेलिंग पर्पज इज कॉल्ड परचेज। परचेज कैन बी कैश और क्रेडिट। दोस्तों परचेज क्या होता है कि हम जब किसी गुड्स या सर्विस को खरीदते हैं बेचने के उद्देश्य से तो उसको परचेज बोलते हैं। मान लीजिए दोस्त आपकी कंपनी है, आप एफएमसीजी का बिजनेस करते हैं, लेकिन आपने फर्नीचर खरीदा, आपने बेड्स खरीदे या आपने टेबल्स चेयर कंप्यूटर खरीदे, तो वो परचेज नहीं कहलाएगा। वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा। उसको हम एंट्री करेंगे तो डिटेल में समझेंगे। अभी आप समझ लो कि उसको परचेज नहीं बोलेंगे क्योंकि उसको हम बेचने के पर्पज से नहीं खरीद रहे हैं। परचेज उसी को कहेंगे, उस गुड्स या सर्विस को जिसको हम बेचने के पर्पज से खरीद रहे हों। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अच्छे से समझाता हूँ परचेज क्या होता है। मान लीजिए कि कोई कारपेंटर है, कोई बढ़ई है, वो फर्नीचर खरीदेगा। या मान लीजिए कोई कंपनी है, वो फर्नीचर का शॉप है उसका, तो वो फर्नीचर खरीदेगा। क्यों? फर्नीचर बेचने के उद्देश्य से। ठीक है, तो उसके लिए परचेज क्या होगा? वो फर्नीचर उसके लिए परचेज होगा। लेकिन जब वही बिजनेसमैन जब कंप्यूटर खरीदेगा तो कंप्यूटर उसके लिए परचेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका काम है फर्नीचर को खरीद के वो बेचता है, तो उसके लिए फर्नीचर परचेज होगा, लेकिन कंप्यूटर परचेज नहीं होगा। कंप्यूटर परचेज किसके लिए होगा? कंप्यूटर परचेज उसके लिए तब होता जब वो कंप्यूटर का बिजनेस करता, क्योंकि वो कंप्यूटर को खरीदता कंप्यूटर को बेचने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो कंप्यूटर को खरीद रहा है यूज करने के लिए, ना कि बेचने के लिए। तो उस बिजनेसमैन के लिए जो कि फर्नीचर का धंधा करता है, फर्नीचर को खरीदने और बेचने का धंधा करता है, उस बिजनेस के लिए कंप्यूटर तो एक एसेट्स हो गया, लेकिन फर्नीचर क्या हो गया? उसके लिए परचेज हो गया। तो आप अभी इतना समझिए, बाकी डिटेल में और अच्छे से आपको समझाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों सेल क्या होता है? सेल इन बिजनेस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी बिटवीन ए सेलर एंड ए बायर। इट कैन बी इन कैश और क्रेडिट। सेल क्या होता है? एक बिजनेस में सेल क्या होता है? सेल एक प्रोसेस है एक्सचेंज करने का गुड्स और सर्विस को फॉर मनी बिटवीन ए सेलर एंड ए बायर। इट कैन बी कैश और क्रेडिट। दोस्तों सेल का मतलब होता है कि जब हम गुड्स या सर्विस को बेचते हैं पैसे कमाने के उद्देश्य से, पैसों के लिए, तो उसको हम सेल कहते हैं। किसी बायर को ही हम बेचेंगे ऑब्वियसली, तो हम किसी बायर को जब हम गुड्स या सर्विस बेचते हैं पैसे कमाने के लिए तो उसको हम सेल बोलते हैं। इट कैन बी कैश और क्रेडिट। हम कैश भी सेल कर सकते हैं, क्रेडिट भी सेल कर सकते हैं, तो इसको हम सेल बोलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है परचेज रिटर्न रिजेक्शन इन आउटवर्ड इनवॉइस। परचेज रिटर्न क्या होता है? रिजेक्शन इन भी इसको बोलते हैं। आउटवर्ड इनवॉइस क्या होता है? परचेज रिटर्न ही होता है। इसको हम समझते हैं परचेज रिटर्न होता क्या है। परचेज रिटर्न मीन्स द रिटर्न ऑफ द फुल और ए पार्ट ऑफ गुड्स परचेज बाय ओनर ऑफ बिजनेस टू देयर सप्लायर्स। देखो दोस्तों, जैसे हमने फर्नीचर का एग्जाम्पल लिया था कि एक बिजनेसमैन है जो फर्नीचर में डील करता है, उसने फर्नीचर बाई किया सेल करने के उद्देश्य से, लेकिन कोई फर्नीचर टूटा हुआ मिल गया तो वो क्या करेगा?
वो अपने फर्नीचर को वापस करेगा अपने सप्लायर को, जहाँ से जिस फैक्ट्री से उसने वो फर्नीचर ख़रीदता था बेचने के लिए, उस फैक्ट्री को बोलेगा कि ये फर्नीचर टूटा हुआ है, इसको आप परचेज जो हमने किया है इसको वापस ले जाओ। तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। ख़रीदा हुआ माल को वापस कर देना बिना सेल किए हुए, तो उसको हम परचेज रिटर्न बोलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न क्या होता है? सेल रिटर्न कह लो, रिजेक्शन आउट कह लो, इनवर्ड इनवाइस कह लो। ओके, जब हम सेल रिटर्न करते हैं तो क्या होता है? सेल रिटर्न मीन द रिटर्न ऑफ द फुल और पार्ट ऑफ द गुड सोल्ड बाय द कस्टमर टू हिज बिजनेसमैन। फर्नीचर वाले एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए हमने फर्नीचर बाय किया था कि एक फैक्ट्री से सेल करने के लिए, उसको हमने सेल कर दिया था, लेकिन वो उसके पास जब सेल हो गया तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा कि अगर वो प्रोडक्ट सही है, वो फर्नीचर सही है तो वो यूज करेगा, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो हमें वापस कर देगा, तो उसको हम सेल रिटर्न बोलते हैं। और जब वो हमें वापस करेगा तो उस ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सेल रिटर्न। हमारे कंज्यूमर ने, हमारे बायर ने हमको वापस किया तो उसको सेल रिटर्न बोलेंगे। अब वही फर्नीचर हम अपने उस फैक्ट्री को वापस करेंगे जिससे हमने वो बाई किया था बेचने के लिए, तो उसको परचेज रिटर्न बोलेंगे। तो आप अंतर समझ रहे हैं दोस्तों? मान लीजिए परचेज रिटर्न क्या है? जब हम अपने जहाँ से हमने माल खरीदा था उसको हम वापस करेंगे तो उसको परचेज रिटर्न बोलेंगे, लेकिन हमने किसी को बेचा था और वो हमें माल वापस करेगा तो उसको हम सेल रिटर्न बोलते हैं। स्टॉक क्या होता है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? एनी अमाउंट ऑफ गुड्स अवेलेबल इन अवर बिजनेस गोडाउन्स इन प्रेजेंट टाइम, तो वो स्टॉक कहलाता है। कोई भी गुड्स जो कि हमारे बिजनेस के गोडाउन में पड़ा हुआ है, वो अवेलेबल है, उस गुड्स को, उस माल को स्टॉक कहते हैं। इन्वेंट्री भी कहते हैं। एंडिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर अवेलेबल स्टॉक इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक एंड स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर अवेलेबल स्टॉक इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर समझिए। स्टॉक क्या होता है कि कोई भी गुड्स जो कि हमारे गोदाउन में पड़ा हुआ है उसको स्टॉक कहते हैं, लेकिन जब भी फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग होता है तो उस डेट को उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। और जब ओपनिंग फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग डेट होता है उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इंडिया में 31 मार्च क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन होता है। तो 31 मार्च को जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है उसका कीमत कितना है? तो हम कहेंगे ये क्लोजिंग स्टॉक है। लेकिन एक दिन बाद 31 मार्च क्या है? क्लोजिंग डेट है फाइनेंशियल ईयर का। और 1 अप्रैल इंडिया में क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे होता है। तो फर्स्ट डे को वही सेम अमाउंट ओपनिंग स्टॉक बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल, 31 मार्च को फर्नीचर वाला जो बिजनेसमैन थे उनके पास 2 लाख रुपए का फर्नीचर 31 मार्च को उनके गोदाउन में रखा हुआ था। तो 31 मार्च को बोलेंगे कि गोदाउन में क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए का है, क्योंकि उनके फर्नीचर का वैल्यू क्या है? 2 लाख। लेकिन जैसे ही एक दिन बीतेगा, जैसे 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को वही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक का भी वैल्यू 2 लाख रुपए होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 2 लाख रुपए था। तो उसके अगले ही दिन कुछ बिका नहीं, कुछ सेल नहीं हुआ, या सेल हुआ होगा उसके बाद में, जो लास्ट में जो 31 मार्च को बचता है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। और 1 अप्रैल को उसी को हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई कहे कि क्लोजिंग स्टॉक उसका 31 मार्च को 2 लाख रुपए था, तो 1 अप्रैल जो कि फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे होता है, तो उस दिन उसको ओपनिंग स्टॉक भी 2 लाख रुपए का ही होगा। मतलब दोनों सेम ही होंगे। दोस्तों, अब समझते हैं ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग, आहरण, हिंदी में इसको आहरण बोलते हैं। ड्राइंग आर द अमाउंट्स विड्रॉन बाय द ऑनर ऑफ बिजनेस फ्रॉम ऑन बिजनेस फॉर हिज पर्सनल, प्राइवेट एंड डोमेस्टिक पर्पज। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग्स आर द अमाउंट्स विड्रॉन बाय द ऑनर ऑफ बिजनेस फ्रॉम ऑन बिजनेस फॉर हिज पर्सनल, प्राइवेट एंड डोमेस्टिक पर्पज। दोस्तों, जब किसी भी कंपनी का मालिक जो है, मान लीजिए फर्नीचर का जो ऑनर था,
जो फर्नीचर का ऑनर था उसने कुछ पैसे कंपनी के खाते से निकाल लिए, अपने बिजनेस में से विड्रॉ कर लिया। किस लिए? पर्सनल पर्पज के लिए, कोई फर्नीचर बाई करने के लिए नहीं, कोई बिजनेस से रिलेटेड खर्चा करने के लिए नहीं, पर्सनल पर्पज के लिए उसने जो है कोई पैसा विड्रॉ किया कंपनी के अकाउंट से, या मान लीजिए कंपनी के गल्ले से पैसे निकाल के पर्सनल पर्पज के लिए खर्चा करेगा, या अपने फैमिली के लिए डोमेस्टिक पर्पज के लिए खर्चा करेगा, या अपने प्राइवेट पर्पज के लिए यूज करेगा, तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, क्योंकि वो खर्चे कंपनी के लिए नहीं हुए। कंपनी का पैसा आप सिर्फ कंपनी के खर्चे के लिए यूज कर सकते हो तो वो सही है। अदरवाइज अगर आप अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज करोगे, अपने परिवार के लिए यूज करोगे, तो उसको आहरण बोलते हैं, इंग्लिश में ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स ऑफ हिज बिजनेस। ड्राइंग में कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, एसेट्स भी होता है। ऐसा ही नहीं कि जो मैंने पैसे का एग्जांपल दिया तो सिर्फ पैसे निकालेगा, फैमिली के लिए यूज करेगा तो ड्राइंग बोलेंगे, नहीं। अगर वो कोई गुड्स, मान लीजिए फर्नीचर का बिजनेस था उसका, वो फर्नीचर वो उसने अपने घर पे भिजवा दिया 20,000 का फर्नीचर अपने यूज करने के लिए, तो उसने सेल नहीं किया, अपने यूज के लिए, तो उसको भी हम ड्राइंग बोलेंगे। और एसेट्स क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई एसेट्स है, उसको भी मान लीजिए उसने कंप्यूटर खरीदा था, वो एसेट्स है कंपनी के लिए, लेकिन वो कंप्यूटर उसने भेज दिया अपने घर पे, अपने बच्चे को, उसका बेटा यूज करेगा, तो वो एसेट्स भी ड्राइंग हो गया उस कंपनी के लिए, क्योंकि उसके कैपिटल में से जो भी वो इसने ड्राइंग में खर्चा किया है उसको घटा देंगे, चाहे वो कैश हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो एसेट्स हो। अगर उसने अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया है तो उसको ड्राइंग बोलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट टर्म है डेटर्स। डेटर्स क्या होता है? डेटर्स को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। डेटर्स इज द पर्सन हु गिव्स ओज अमाउंट ऑफ मनी और वैल्यूएबल थिंग्स टू द बिजनेसमैन। दोस्तों डेटर क्या होता है? डेटर एक पर्सन होता है जिसको हमने उधार माल बेचा है और जिससे हमें पैसे मिलने हैं भविष्य में, ऐसे पर्सन को हम डेटर बोलते हैं। हिंदी में देनदार बोलते हैं। देनदार मीन्स देने वाला, जो हमको पैसा देगा फ्यूचर में, उसको अभी हमने उधार माल बेचा है और वो हमें कुछ दिन में पैसा वापस करेगा, तो वो हमारा डेटर कहलाएगा, वो हमारा डेटर कहलाएगा। क्रेडिटर क्या होता है? एकदम डेटर का उल्टा क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर इज द पर्सन whom amounts are taken out by the businessman। क्रेडिटर क्या होता है? एक पर्सन है जिससे हमने उधार माल खरीदा है, जिससे हमने उधार माल खरीदा है और भविष्य में हम उसको पैसा देंगे। क्रेडिटर को हिंदी में बोलते हैं लेनदार। लेनदार मीन्स लेने वाला, जिससे हमने उधार माल खरीदा था और कुछ दिन में हमें उसको पैसा वापस करना पड़ेगा, तो उसको हम, उस पर्सन को हम क्रेडिटर बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? ऑल मनी कॉस्ट आर इन्वेस्टेड इन प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंस क्या होता है? सभी प्रकार के जो खर्चे हैं। ऑल मनी कॉस्ट आर इन्वेस्टेड इन प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। सेलिंग, गुड्स को सेल करने के लिए या गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स को सेल करने के लिए या गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए हम जो भी पैसा, जो भी लागत हमारा इन्वेस्ट किया गया है, चाहे ज़रूरी नहीं कि वो पैसा हो, मे भी हमने फर्नीचर लगाया हो, मे भी हमने अपने घर का अपना कोई संपत्ति बिजनेस में लगाया हो, अपना ज़मीन लगाया हो, तो ऑल मनी कॉस्ट आर इन्वेस्टेड इन प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। एक्सपेंसेस, इसको एक बार फिर से करते हैं। एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस क्या होता है कि हम गुड्स को, जिसको गुड्स मीन्स अपने माल को हम बेचने में जो भी खर्चा होता है या उस माल को बनाने में जो भी खर्चा होता है, भले ही वो मनी के टर्म में हो, भले ही वो मनी हो या कुछ और लागत हो, तो अगर गुड्स को
प्रोडक्शन करने में और उसको सेल करने में जो भी हमारा लागत आएगा, चाहे वो मनी हो या कॉस्ट हो, उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। एक्सपेंसेस दो तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर समझिए, नहीं तो हमेशा प्रॉब्लम आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप डिफरेंस समझिए। एक्सपेंस क्या होता है एक बार फिर से हम समझते हैं। ऑल मनी कॉस्ट आर इन्वेस्टेड इन प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। गुड्स को प्रोडक्शन करने में, गुड्स का प्रोडक्शन करने में और गुड्स को सेल करने में जो भी हमारे खर्चे, जो भी हमारे पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे, जो भी हमारा कॉस्ट इन्वेस्ट किया जाएगा, उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। एक्सपेंस दो तरह का होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एक्सपेंस are those expenses that are invested in the production of goods to selling of goods। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है कि वो खर्चे जिसको डायरेक्टली इन्वेस्ट किया गया हो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और टू सेलिंग ऑफ गुड्स। दोस्तों देखिए, जब हम गुड्स को प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें जो भी खर्चे लगे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन एक बार जब गुड्स रेडी हो गया, रेडी टू सेल हो गया, मतलब वो पैक हो गया, तो उसके बाद के जो भी खर्चे यहाँ होंगे तो उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। एक बार फिर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम किसी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं और वो फैक्ट्री में है, तो फैक्ट्री तक जो भी खर्चे होते हैं, उसको गुड्स को बनाने में जो भी खर्चे होते हैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। लेकिन जब गुड्स बन जाता है, गुड्स फिनिश्ड प्रोडक्ट बोला जाता है, जब गुड्स बन के रेडी हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि यह फिनिश प्रोडक्ट बन चुका है। फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद में और उसको सेल करने तक, उस बीच में जो भी खर्चे आएंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। तो फैक्ट्री तक, जब तक कि फिनिश गुड्स या फिनिश प्रोडक्ट रेडी नहीं हुआ, तब तक जो भी खर्चे आएंगे उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। लेकिन एक बार माल बन के रेडी हो गया, तैयार हो गया, अब उसको सेल करना है, तो तैयार होने के बाद और सेल करने के बीच में जो भी खर्चे आएंगे उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंस दैट आर इन्वेस्टेड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू सेलिंग ऑफ गुड्स। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है कि वो खर्चे होते हैं जिसको प्रोडक्शन करने में लगाया गया है, जैसे कि वेजेस, फैक्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्यूल्स। जैसे कि मान लीजिए किसी गुड्स को प्रोडक्शन करने में हमने मजदूरी दिया होगा, वो वेजेस दिया होगा, तो वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया होगा तो वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्यूल्स हमारा, मान लीजिए हमने कोई फ्यूल्स यूज किया, कोई ईंधन, पेट्रोल, डीजल यूज किया उस फैक्ट्री को रन करने के लिए, उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको भी डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे लिखा है फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी फैक्ट्री में यूज किया हुआ इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। यही इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर ऑफिस में यूज होता है, मतलब ऑफिस अलग बना रखा है और माल बन के रेडी हो गया है, अब उसको सेल करना है, और उस ऑफिस का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। दोस्तों ये ध्यान रखना, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग होता है और ऑफिस जहाँ पे सेल्स पर्सन बैठ के सेल करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, उस सब का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो इसमें आप डिफरेंस बस इतना समझिए कि गुड्स को रेडी होने तक, फिनिश प्रोडक्ट बनने तक जो भी खर्चे आएंगे उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे, और एक बार प्रोडक्ट रेडी हो गया और उसको फिर सेल करने के लिए उस बीच में प्रोडक्ट रेडी होने से लेकर सेल करने तक जो भी खर्चे होंगे उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस आपको समझ आ गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोज एक्सपेंसेस दैट आर इन्वेस्टेड इन ऑफिस एंड सेलिंग रिलेटेड। जो भी खर्चे ऑफिस में होते हैं या सेल करने के लिए रिलेटेड होते हैं उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे कि कमीशन पेड किया, मान लीजिए हमें सेल करना है तो हमने किसी को कमीशन दिया कि ये भैया सेल करवा दो,
तो आपको इतना कमीशन मिलेगा। तो गुड्स तो ऑलरेडी बन चुका है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आएगा। कमीशन तो गुड्स बनने के बाद में हम कमीशन पेड कर रहे हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। हमने इंटरेस्ट पेड किया। अब देखिए, हमने मान लीजिए बिजनेस लोन लिया और उस पर ब्याज पे कर रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, तो वो हमारा गुड्स बनने तक में जो भी खर्चा हुआ है उसमें वो नहीं आया है, तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। डिप्रिसिएशन हमारा जो गुड्स बना है उसमें डिप्रिसिएशन यूज नहीं किया गया है तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। एडवर्टीजमेंट हमने किया है, मान लीजिए हमने कोई विज्ञापन दिया है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, हमने अमिताभ बच्चन को हायर किया या किसी सेलिब्रिटी को हायर किया अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, या हमने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया, तो वो सभी खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। रेवेन्यू इनकम। अब दोस्तों समझेंगे रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू क्या होता है? इट इज़ द इनकम जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन मार्केट और टू कस्टमर। रेवेन्यू क्या होता है? या इनकम होता है जिसको कि जनरेट किया गया है गुड्स को सेल करके या सर्विसेज को सेल करके, जो हमारा इनकम जनरेट हुआ है उसको रेवेन्यू कहते हैं। दोस्तों, रेवेन्यू क्या होता है कि जब हम अपने गुड्स को या सर्विसेज को सेल करते हैं तो जो हमारा पैसा आता है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। उस मनी को क्या बोलेंगे? सेल करना तो एक प्रोसेस है, हमने सेल किया, पैसा आ गया, तो हम पूछेंगे, इन्वेस्टर पूछेगा कि रेवेन्यू क्या है आपकी कंपनी का, तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी हमने सेल किया है, गुड्स को सेल किया या सर्विसेज को सेल किया, जो भी पैसा आया उस पैसे को हम रेवेन्यू बोलेंगे, आय बोलेंगे, हिंदी में उसको आय बोलते हैं। नेक्स्ट है इनकम क्या होता है? इनकम, इफ वी सब्ट्रैक्टेड द एक्सपेंसेस फ्रॉम रेवेन्यू वी गेट इनकम। नेट इनकम, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, इनकम आर टू टाइप्स। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई लोग समझते हैं कि रेवेन्यू और इनकम दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूँगा। रेवेन्यू और इनकम दोनों सेम नहीं है। रेवेन्यू क्या होता है कि जब भी हमने गुड्स या सर्विस को सेल किया, उससे जो पैसे आए, उससे जो इनकम जनरेट हुआ, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। लेकिन इनकम क्या है? इनकम है इफ़ वी सब्ट्रैक्टेड द एक्सपेंसेस फ्रॉम रेवेन्यू। देखिए, जो भी हमने गुड्स को सेल किया, सर्विस को सेल किया, जो भी पैसे आए उसमें से हमने एक्सपेंस को घटा दिया तो उसको हम इनकम बोलेंगे। मतलब रेवेन्यू में से जब हम खर्चे को घटा देंगे तो उसको हम नेट इनकम बोलेंगे। इनकम दो तरह का होगा, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या होता है? डायरेक्ट इनकम क्या होता है? ऑल टाइप्स ऑफ इनकम वी अर्न फ्रॉम आवर मेन बिजनेस, दैट इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। डायरेक्ट इनकम क्या कहलाएगा? सभी प्रकार का इनकम जो कि हम अर्न किए हैं अपने मेन बिजनेस से, वो हमारा डायरेक्ट इनकम कहलाएगा। जैसे कि इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। दोस्तों, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है? डायरेक्ट इनकम क्या होता है? देखिए, हमारा पर्पज है फर्नीचर सेल करना। हमने दुकान खोला फर्नीचर सेल करने के लिए, तो फर्नीचर सेल करके जो भी इनकम आएगा वो हमारा डायरेक्ट इनकम है। लेकिन मान लीजिए हमने कंप्यूटर हमारा रखा हुआ है, वो ख़राब है, हमने उस कंप्यूटर को सेकेंड हैंड सेल कर दिया। हमारा बिजनेस है फर्नीचर सेल करना, कंप्यूटर सेल करना नहीं। कंप्यूटर लेकिन अब हम सेल कर रहे हैं क्योंकि वो वर्क नहीं कर रहा है, वो ख़राब हो गया है, तो उससे भी तो कुछ इनकम जनरेट होगा, उसका भी तो कुछ पैसा मिलेगा। तो इस तरह के जो भी छोटे मोटे खर्चे या साइड इनकम उस बिज़नेस में आते हैं उसको इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। इनडायरेक्ट इनकम इज वन which अर्न by the वे ऑफ नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़। जो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ होते हैं
उससे जो पैसे आएंगे उसको इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। जैसे कि सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ कार्टून बॉक्सेस, कमीशन रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों, रेवेन्यू क्या होता है, इनकम क्या होता है और इनकम के प्रकार क्या होते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से। रेवेन्यू क्या होता है कि जब हम इनकम, एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों, रेवेन्यू क्या होता है, इनकम क्या होता है और इनकम के प्रकार। दोस्तों कई लोग समझते हैं कि रेवेन्यू और इनकम सेम है, दोनों सेम नहीं होता है। इसमें डिफरेंस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू क्या होता है कि जब हम गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं और सेल करके जो वो अमाउंट मिलता है, जो वो पैसा मिलता है, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। और उसी रेवेन्यू में से जब हम खर्चों को घटा देते हैं तो उसको हम इनकम बोलते हैं। तो इनकम दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट इनकम, एक इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ इनकम, सभी प्रकार का जो इनकम है, जो भी हमारा आय है, सभी प्रकार का जो हमारे मेन बिजनेस से आया है उसको डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। इनडायरेक्ट इनकम उसको बोलेंगे जो कि हमारा मेन बिजनेस नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ पैसे आ गए। मान लीजिए न्यूज़पेपर रखा हुआ था, उसको हमने सेल किया, कुछ पैसे आ गए। या हमने किसी ने हमको कमीशन दिया, हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा था अपनी कंपनी के नाम से, तो कुछ पैसे डिविडेंड उधर से आए। हमने किसी को ऐसे ही लोन दिया था तो इंटरेस्ट कुछ मिला उस लोन पे, जबकि हमारा बिजनेस लोन देना नहीं है, लेकिन हमने किसी दोस्त को मदद करने के लिए उसको लोन दे दिया 2 लाख का, 1 लाख का, तो उसने हमें कुछ इंटरेस्ट दे दिया, तो हमारा साइड इनकम हो गया, तो हमारा इनडायरेक्ट इनकम है। साइड इनकम मीन्स इनडायरेक्ट इनकम, और डायरेक्ट इनकम मीन्स जो भी हमारा मेन बिजनेस से पैसा आता है उसको हम डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट टर्म है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? ए डिस्काउंट इज ए रिडक्शन इन यूजुअल और रियल प्राइस ऑफ समथिंग। डिस्काउंट क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसमें से उस प्राइस को घटा दिया जाए तो उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट 4 टाइप्स होते हैं, 4 तरह के डिस्काउंट होते हैं, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ए डिस्काउंट क्या होता है? ए डिस्काउंट इज ए रिडक्शन इन यूजुअल और रियल प्राइस ऑफ समथिंग। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के प्राइस में कुछ कटौती कर देना, ये डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट 4 तरह के होते हैं, इन चारों में डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है, कमोडिटी डिस्काउंट होता है, स्पेशल डिस्काउंट होता है। तो हम पहले समझते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? इट इज़ अलाउड फॉर मैन्युफैक्चरर्स टू डीलर्स टू होलसेलर्स एंड होलसेलर टू रिटेलर्स इन गुड्स। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जब हम ट्रेडिंग बिजनेस में क्या करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है, मान लीजिए फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है गुड्स का, वो प्रोवाइड करता है अपने डीलर को कहता है कि भैया ये प्रोडक्ट, ये फर्नीचर या ये प्रोडक्ट जो भी हमने मैन्युफैक्चर किया है, अपने डीलर को बेचने के लिए वो जो डिस्काउंट देता है उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। फिर डीलर क्या करेगा? डीलर अपने होलसेलर को वही प्रोडक्ट बेचने के लिए उसको जो डिस्काउंट देगा उसको ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। और होलसेलर क्या करेगा? होलसेलर रिटेलर को वही प्रोडक्ट बेचता है, तो उसको बेचने के लिए उसको जो डिस्काउंट देगा उसको भी हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि ट्रेडिंग बिजनेस में, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई साबुन का मैन्युफैक्चरिंग किया, उस साबुन को हम अपने डीलर को बेचेंगे, तो डीलर को बेचेंगे तो वो कहेगा हमको कोई डिस्काउंट दो, तो उसको हम कहेंगे ठीक है भैया, आप 100 पैकेट नहीं 200 पैकेट लेंगे तो आपको हम इतना डिस्काउंट देंगे। उस डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। फिर वो डीलर क्या करेगा? वो डीलर होलसेलर के पास जाएगा और उसको भी इसी तरह वो कुछ डिस्काउंट देगा, तो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। और फिर होलसेलर क्या करेगा? रिटेलर को बेचेगा, तो उस डिस्काउंट, उससे भी कुछ डिस्काउंट देगा, तो उस डिस्काउंट को भी हम ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। फिर अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट क्या होता है? इट इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है कि कैश पेमेंट के टाइम पे जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम कैश डिस्काउंट। मान लीजिए
यही ऊपर हमने पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट। मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने डीलर को प्रोडक्ट सेल करने के लिए डिस्काउंट दिया था, तो उसको ट्रेड डिस्काउंट बोला। अब डीलर क्या करेगा, डीलर मैन्युफैक्चरर को पैसे भी तो देगा, लेकिन वो बहुत दिनों तक पैसे नहीं दे रहा था, तो हमने उसको बोला कि भाई आप हमको पैसे दे दो, हमसे जो माल आपने ख़रीदा था उसका पेमेंट कर दो। अगर आप हमको 2 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे। यानी कैश पेमेंट जो है हमारा फंसा हुआ उसको हमें मिल जाए, वो रिसीव हो जाए, उसके लिए हम उसको लालच देते हैं ताकि हमको कैश मिल जाए, हमारा कैश मिल जाए, तो उसको हम कैश डिस्काउंट बोलेंगे। जैसे कि कैश पेड इन गिवन टाइम एट 5% डिस्काउंट, मतलब आप इस 2 दिन के अंदर अगर आप हमारा पैसा दे देते हो तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। हमने आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया था जब हमने आपको माल बेचा था, तो आपने माल ख़रीदा, वो माल बेचने के उद्देश्य से हमने आपको जो डिस्काउंट दिया वो ट्रेड डिस्काउंट है। अभी आप हमको पैसा नहीं दे रहे हो, 6 महीने हो गए, तो अगर आप हमको 2 दिन में पैसे दोगे तो हम आपको कैश डिस्काउंट भी देंगे 5% का। तो ये हो गया कैश डिस्काउंट दोस्तों। अभी क्या होता है, कमोडिटी डिस्काउंट। कमोडिटी डिस्काउंट क्या होता है, दिस इज़ क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट। जैसे कि अगर हम अपने मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, डीलर को बोलेगा कि अगर आप 100 प्रोडक्ट के जगह पे अगर आप 500 लोगे तो हम आपको 100 प्रोडक्ट फ्री में देंगे। मतलब 100 के जगह पे अगर आप 500 खरीदोगे तो हम आपको 100 प्रोडक्ट और भी फ्री में देंगे या 200 प्रोडक्ट और फ्री में देंगे। तो इस जो हमने 100 क्वांटिटी एक्स्ट्रा दिया है तो उसको हम कमोडिटी डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे कि आप किसी मॉल में जाते होगे, आप देखते होगे कि वहाँ पे लिखा रहता है बाई 2 गेट 1 फ्री, यानी अगर आप 2 प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको 1 प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा। तो ये जो डिस्काउंट होता है ये कमोडिटी डिस्काउंट होता है। नेक्स्ट डिस्काउंट होता है स्पेशल डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट क्या होता है, इट इज़ अलाउड टू परमानेंट कस्टमर्स ऑन द स्पेशल ओकेजन, दिवाली ऑफर फॉर स्पेशल कस्टमर फॉर एग्जाम्पल। तो स्पेशल डिस्काउंट क्या होता है कि या जो हमारा परमानेंट कस्टमर होता है वो हमसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई साहब हम आपसे इतने सालों से जुड़े हैं, हमने आपका प्रोडक्ट ख़रीदा, हमने आपको टाइम पे पैसे वापस किए, हमने आपके साथ एक अच्छा टर्नओवर का बिज़नेस किया, तो आप हमको थोड़ा स्पेशल डिस्काउंट दो, हमको कुछ और डिस्काउंट दो। तो स्पेशल डिस्काउंट में क्या होगा कि चलो हम ठीक है अभी दिवाली ऑफ़र है तो हम आपके अपने स्पेशल कस्टमर को, सभी के लिए नहीं, हमारे जो स्पेशल कस्टमर हैं उनको हम 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। तो ऐसे डिस्काउंट को स्पेशल डिस्काउंट बोला जाता है। जैसे कि आप किसी मॉल में जाते होंगे तो वहाँ पे होता है कि अगर आप हमसे हर महीने इतने इतने का 10,000 रुपये का शॉपिंग करते हैं तो हम आपको, फेस्टिवल है तो हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे। अपने स्पेशल कस्टमर के लिए दिया हुआ डिस्काउंट क्या कहलाता है, स्पेशल डिस्काउंट कहलाता है। नेक्स्ट टर्म है दोस्तों बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है, ए बैड डेट इज ए रिसीवेबल अमाउंट दैट ए कस्टमर विल नॉट पे बाय एनी टाइप ऑफ रीजन। एक बैड डेट क्या होता है, हमने दोस्तों आपको बताया था डेटर। डेटर क्या होता है, जिससे हमको पैसे मिलने होते हैं लेकिन वो डेटर निकला बेईमान और वो हमें पैसे नहीं दे रहा है। हमें उससे पैसे मिलने हैं लेकिन वो पैसे नहीं दे रहा है और उसने कह दिया है कि भैया हम पैसे नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लो। और हमें ये मालूम हो चुका है कि वो पैसे डूब गए, पैसे बर्बाद हो गए जो भी हमने उसको बेचा था, तो वो हमारा बैड डेट्स बोला जाता है। कंपनी का वो अमाउंट बैड डेट्स हो गया। हमने मिस्टर रवि को माल सेल किया था क्रेडिट पे, लेकिन उन्होंने माल भी ले लिया और पैसे 6 महीने हो गया नहीं दिया और अब उम्मीद है कि वो पैसे नहीं देंगे। कोई भी रीज़न हो सकता है उनका डेथ हो गया हो सकता है वो दिवालिया हो गए हैं, उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, तो वो हमारा पैसा डूब गया, उसको हम बैड डेट्स बोलेंगे। उस पैसे को हम बोलेंगे कि वो बैड डेट्स में चला गया। ट्रांजैक्शंस क्या होता है, देखिए ऑल टाइप्स ऑफ रिसीविंग एंड पेइंग और एक्सचेंज इन गुड्स और कैश इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। देखिए ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होता है कि हम गुड्स का लेन देन करते हैं पैसे के लिए या बिना पैसे के लिए, तो उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ट्रांजैक्शन कैन बी कैश और क्रेडिट। ट्रांजैक्शन कैश भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है।
जैसे कि मान लीजिए हमने मिस्टर रवि को माल सेल किया था, वो क्रेडिट पे सेल किया, वो भी एक ट्रांजैक्शन है। रवि ने हमको पैसे वापस कर दिए, तो वो भी हमारे लिए ट्रांजैक्शन है। तो ये कैश भी हो सकता है, नॉन कैश भी हो सकता है। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो भी है, तो उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसा ट्रांजैक्शन, ऑल टाइप ऑफ रिसीविंग एंड पेइंग और एक्सचेंज इन गुड्स और कैश इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कैन बी कैश और क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट टर्म है वाउचर। वाउचर क्या होता है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वाउचर क्या है ये आपको समझना होगा, तभी आप टैली में अच्छे से एंट्री कर पाएंगे। ए वाउचर इज ए सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज्ड एज ए प्रूफ इन फ्यूचर फॉर बाई और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। वाउचर क्या है? एक सर्टिफिकेट होता है या एक डॉक्यूमेंट होता है वाउचर, जिसको यूज किया जाए एज ए प्रूफ कि फ्यूचर में जिसको यूज किया जा सकता है एज ए प्रूफ कि हमने क्या सेल किया, क्या हमने बाई किया, हमने गुड्स बाई किया या सर्विस को बाई किया या सेल किया, फ्यूचर में यूज किया जा सके, उसको वाउचर कहते हैं। तो दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में वाउचर क्या है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिस वाउचर के रेफरेंस से हम ये मालूम कर सकते हैं भविष्य में 6 महीने बाद या साल भर बाद या 2 साल बाद कि इस वाउचर को हम, उस वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है, उस वाउचर से हम ये मालूम कर लेंगे कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ पे है, कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है और टैली में ये कहाँ पे है। तो वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है, बस आप ये समझिए सिंपल सा कि वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको भविष्य में यूज किया जा सकता है बाई या सेल या कोई भी ट्रांजैक्शन के बारे में पता करने के लिए। ठीक है, तो वाउचर मेनली क्या होता है? रिसिप्ट वाउचर होता है, बिल होता है, स्लिप होता है, चेक होता है, ETC। कई तरह के वाउचर हो सकते हैं दोस्तों। और टैली में मेनली 5 तरह के वाउचर होते हैं, जैसे सेल वाउचर हो गया, परचेज वाउचर हो गया, रिसिप्ट वाउचर हो गया, एक्सपेंस वाउचर हो गया और पेमेंट वाउचर हो गया। तो इस तरह के डिफरेंट वाउचर होते हैं। तो इसको हम डिटेल में और समझेंगे, अभी इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफ़ी है कि वाउचर क्या होता है। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, किसी भी गुड्स बाई हुआ, सेल हुआ, उसके बारे में उसको पता करने के लिए उस डॉक्यूमेंट का यूज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स आर थिंग्स एंड प्रॉपर्टीज इन बिजनेस which is not for resale but also for the use in the business। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि हम बिजनेस में किसी चीज़ को परचेज करते हैं, खरीदते हैं बेचने के उद्देश्य से, तो वो हमारा परचेज होता है। लेकिन हमने उसको परचेज किया बेचने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि कंपनी में यूज करने के उद्देश्य से, तो वो हमारा एसेट्स कहलाता है। एसेट्स कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने फर्नीचर का एग्जांपल लिया था। हमने फर्नीचर, हमारा बिजनेस है फर्नीचर का, हमने मैन्युफैक्चरर से फर्नीचर लिया बेचने के उद्देश्य से, क्योंकि हमारा फर्नीचर बेचने और ख़रीदने का धंधा है, हमारा बिजनेस है, तो वो फर्नीचर हमारे लिए परचेज हो गया। लेकिन वही फर्नीचर हमारा एसेट्स बन जाएगा कब? जब हमारा फर्नीचर का बिजनेस नहीं है, हमारा कुछ और बिजनेस है। मान लीजिए हमारा रियल इस्टेट का बिजनेस है, तो रियल इस्टेट में हम फर्नीचर नहीं बेच रहे हैं, तो वो फर्नीचर को यूज करने के लिए फर्नीचर को लिया, तो वो फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स बन जाएगा। ऐसे ही जो फर्नीचर का बिजनेस करता है, वो फर्नीचर उसके लिए एसेट्स कब बनेगा? वो जब खुद को बिजनेस में यूज करने के लिए फर्नीचर रखेगा। मान लीजिए हमारे जो कस्टमर आएंगे वो बैठेंगे, फर्नीचर पसंद करेंगे, तो वो यूज करने के पर्पज़ से जो फर्नीचर ख़रीदा गया है वो एसेट्स है। लेकिन जो बेचने के पर्पज़ से जो फर्नीचर ख़रीदा गया है, जो रखा हुआ है गोदाउन में, अपने कस्टमर को दिखाऊंगा और वो उसको ख़रीदेंगे, तो वो फर्नीचर हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा परचेज हो गया, वो हमारा स्टॉक हो गया। लेकिन जो फर्नीचर हमने अपनी कंपनी में यूज कर रहे हैं, जो हमारे कस्टमर आके उस पर बैठेंगे या यूज करेंगे, हमारे कंपनी के एम्प्लॉय यूज करेंगे,
तो ऐसे फर्नीचर को एसेट्स बोलेंगे, वो हमारी संपत्ति होती है। एसेट्स तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसेट्स आर थिंग्स एंड प्रॉपर्टीज इन बिजनेस व्हिच इज नॉट फॉर रीसेल बट ऑल्सो फॉर द यूज इन द बिजनेस। एसेट्स क्या होता है? एक कोई वस्तु है या प्रॉपर्टीज है बिजनेस में जिसको हम रीसेल नहीं करेंगे, जिसको हम सेल करने के पर्पज़ से नहीं खरीदे हैं, लेकिन उसको हम यूज करेंगे अपने बिजनेस में, तो इस चीज़ को हम एसेट्स बोलेंगे। उस थिंग्स, उस वस्तु को या उस प्रॉपर्टीज़ को हम एसेट्स बोलेंगे। एसेट्स दो तरह का होता है, फिक्स्ड एसेट्स होता है और करंट एसेट्स होता है। क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स होता है और करंट एसेट्स होता है। एसेट दो तरह का होता है, फिक्स्ड एसेट होता है और करंट एसेट्स होता है। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? फिक्स्ड एसेट भी दो तरह का होता है। एसेट दो तरह का होता है, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। और फिक्स्ड एसेट्स भी दो तरह का होता है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इसमें डिफरेंस समझते हैं। एसेट्स आर थिंग्स एंड प्रॉपर्टीज इन बिजनेस व्हिच इज नॉट फॉर रीसेल। एसेट्स क्या होता है? कोई वस्तु है या प्रॉपर्टीज है जिसको हम बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदे हैं बल्कि बिजनेस में यूज करने के उद्देश्य से खरीदे हैं, उसको हम एसेट्स बोलते हैं। एसेट दो तरह का होता है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? फिक्स्ड एसेट होता है सच एसेट्स परचेज्ड फॉर यूज ओनली नॉट फॉर रीसेल। वो एसेट्स, वो संपत्ति जो हमने खरीदा है यूज करने के लिए, बिजनेस में यूज करने के लिए, ना कि बेचने के लिए, तो ऐसी संपत्ति को हम फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। जैसे कि मशीनरी, जैसे कि लैंड, जैसे कि ट्रेडमार्क, ये सब हमारे फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं। फिक्स्ड एसेट्स भी दो तरह का हो सकता है, फिक्स्ड एसेट भी दो तरह का हो सकता है। कैसे? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? It has physical existence. That means we can touch it as a physically. मतलब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, उसको हम टच कर सकते हैं, फिजिकली हम उसको टच करके फील कर सकते हैं कि हाँ ये फर्नीचर है, हाँ ये पंखे हैं, हाँ ये CPU है, हाँ ये कंप्यूटर है। वो हमारे लिए टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हो गया। लेकिन ट्रेडमार्क भी फिक्स्ड एसेट्स है, लेकिन उसको हम टच नहीं कर सकते। ट्रेडमार्क क्या है? वो हम उसको टच नहीं कर सकते, वो हमारा संपत्ति है, उसको हम बेचने के पर्पज़ से नहीं खरीदे हैं, उसको हमने बेचने के पर्पज़ से नहीं, यूज करने के पर्पज़ से वो हमारी संपत्ति है, लेकिन उसको हम टच नहीं कर सकते, तो वो हमारा इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। इंटेंजिबल मतलब अदृश्य फिक्स्ड एसेट्स है वो हमारा। इट हैज़ नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट मीन्स वी कैन नॉट टच इट एज फिजिकली बट डिराइव्ड इट्स वैल्यू। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट क्या होता है? जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी जो वैल्यू है उसको हमारे बिजनेस में यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा गुडविल हो गया, हमारा बहुत ज़्यादा नाम है, हमारा नाम का ब्रांड, हमारी कंपनी का ब्रांड है, वो गुडविल कहलाएगा। तो वो गुडविल क्या है? उसको हम टच नहीं कर सकते। हमारी कंपनी की जो नाम है उसकी प्रसिद्धि कितनी है उसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारा संपत्ति है क्योंकि वो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। ट्रेडमार्क है, उसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारा इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। कॉपीराइट है, हमने कॉपीराइट करवा लिया हमने, तो वो हम उसको, उसका जो ऑनरशिप है उसको हम टच नहीं कर सकते। उसका ऑनरशिप हमारे पास है, लेकिन हम कॉपीराइट उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारा इंटेंजिबल अदृश्य फिक्स्ड एसेट्स है। तो आई होप आपको समझ आया होगा इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में। अब एसेट्स का जो दूसरा टाइप है, हमने बताया था एसेट्स के दो टाइप होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी दो तरह का होता है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। और एसेट्स का जो दूसरा टाइप है वो है करंट एसेट्स। एसेट्स का जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है? फिक्स्ड एसेट्स। और दूसरा टाइप क्या है? वो है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स आर कन्वर्टिबल इनटू कैश इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और 1 कैलेंडर और 1 फाइनेंशियल ईयर। करंट एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स वह होता है जिसको 1 साल के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर सकें, या 1 कैलेंडर ईयर में उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकें, या 1 फाइनेंशियल ईयर में हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकें। तो ऐसे संपत्ति को हम करंट एसेट्स बोलते हैं। जैसे कि कैश इन हैंड, मान लीजिए हमारे बिजनेस
में कुछ कैश रखे हुए हैं तो वो तो ऑलरेडी कैश है, तो हमारा करंट एसेट्स हो जाएगा। वो तो 1 साल के अंदर कैश क्या कन्वर्ट होगा, वो तो ऑलरेडी कैश है, तो वो हमारा करंट एसेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है कैश इन बैंक। हमारा बैंक में कुछ पैसे हैं, बैंक में पैसे जमा किए हैं, तो वो भी 1 साल के अंदर हम कभी भी उसको कैश में ले सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारा करंट एसेट्स है। स्टॉक ऑफ गुड्स, हमारा कोई स्टॉक है, गुड्स है, जिसको हम 1 साल के अंदर बेच देंगे और उससे हमें पैसे मिल जाएगा, तो उसको भी हम करंट एसेट्स बोलते हैं। डेटर्स है, डेटर्स क्या होता है, डेटर्स मान लीजिए ये होता है कि 90 दिन के अंदर डेटर पेमेंट कर देता है, 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा के लिए कोई उधार माल नहीं बेचता, हर कोई 30 दिन के लिए, मैक्सिमम 90 दिन के लिए कोई उधार माल बेचेगा। तो वो माल बेचेगा 90 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, तो उधार माल बेचेगा, तो वो डेटर्स हमको 30 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर पैसा दे देगा, तो यानी उसको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो डेटर्स भी हमारे लिए करंट एसेट्स हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना है काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर हम आपको, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप कोई PDF